मैं अनीता। सुंदर? हाँ, लोग ऐसा कहते हैं। कामुक? शायद हाँ। पर मुखौटा पहने एक शिक्षिका, जिसकी संतुष्टि का भ्रम उसके चेहरे पर सजीव मेकअप की तरह चिपका है। मैं एक पतंगा हूँ जो उस शोले की ओर बार बार आकर्षित होता है जिसे पाना मेरे बस में नहीं। और वो शोला जो मेरे भीतर धधकता है, वो है राकेश के लिए मेरी तड़प। वो पीटी शिक्षक इसी स्कूल का जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। उसकी उभरी हुई बाइसेप्स, मैदान में दौड़ते हुए उसकी छाती से चिपकी शर्ट, ये सब देखने लायक नज़ारे हैं। पर उसकी आंखें, वे गहरे गहनतम सागरों जैसी हैं जिनमें छिपे तूफान का कोई अता पता नहीं चलता। हर बार जब वो मेरी कक्षा के बाहर से गुजरता है, मेरा दिल एक पल को थम सा जाता है। मैं कल्पना करती हूँ कि कैसे हमारी नजरें मिलेंगी, एक साझा इबारत बनाएंगी उस जुनून की जो हमारे बीच सुलगता रहता है। पर वो हमेशा नजरें चुरा लेता है, मुझसे कन्नी काटता है, जैसे मैं कोई संक्रामक बीमारी हूँ, जैसे वो जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ। और शायद वो सचमुच जानता है। शायद वो उस आग से डरता है जो भड़क उठेगी अगर हमारे रास्ते टकराए। ये स्कूल, ये शहर के कोलाहल का एक सूक्ष्म जगत है, कंक्रीट के जंगल में बसा हुआ एक ऐसी जगह जहाँ युवा मस्तिष्क ढलते हैं और इच्छाएं जन्म लेती हैं। ये वो जगह है जहाँ मैं खुद को पाती हूँ, उत्सुक चेहरों के सागर में एक अकेला चेहरा, एक जुड़ाव की तलाश में, एक चिंगारी की खोज में, जिंदा महसूस करने के किसी कारण की प्रतीक्षा में। वो दिन किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ। छात्रों की हंसी का कोलाहल गलियारों में गूंज रहा था जब मैं स्टाफ रूम की ओर जा रही थी। हवा में चौक और प्रत्याशा की गंध घुली थी। मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी थी, एक गहरी लाल जो मेरे घुमावों को किसी प्रेमी की बाहों की तरह कसकर पकड़े हुए थी। कपड़ा हल्का था और चलने पर जिस तरह से ये लहराती, मेरी टखनों का एक झलक दिखाती, यही काफी था अन्य प्रोफेसरों की नजरों को भटकाने के लिए। पर आज मैंने साड़ी राकेश के लिए पहनी थी। जैसे ही पहली कक्षा की घंटी बजी, मुझे एक अशुभ आभास सा हुआ, मानो ब्रह्मांड हमें एक साथ लाने की साजिश रच रहा हो। मैंने उसके पास जाने का एक कारण ढूंढ लिया था, एक तुच्छ बहाना उससे मिलने का, स्पोर्ट्स उपकरणों को लेकर एक मामूली समस्या जिस पर उसका ध्यान जाना जरूरी था। राकेश, मैंने दूर से देखकर आवाज लगाई जब वो जिम में डंबल्स लगाने में व्यस्त था, उसकी चौड़ी पीठ झुकी हुई। वह मुड़ा, उसके चेहरे पर चिढ़ का भाव साफ था। क्या बात है अनीता? मेरी कक्षा के वॉलीबॉल हवा निकलने से ढीले पड़ गए हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक मादक गुनगुनाहट थी। क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? उसने एक भारी हार माने हुए अंदाज में सांस छोड़ी। ठीक है, चलो। जैसे ही हम लिफ्ट में घुसे, मैं हमारे बीच की तनावग्रस्त हवा को महसूस कर सकी जो एक फंदे की तरह कसती जा रही थी। धातु के दरवाजे एक ऐसी अंतिमता के साथ बंद हुए जिसकी गूंज पूरे शाफ्ट में गूंज गई, हमें अपनी ही इच्छाओं के एक छोटे से संसार में कैद कर दिया। और फिर वो हुआ। लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई, हमें हवा में अपनी ही कामनाओं के पिंजरे में लटका दिया। लाइटें टिमटिमाई, उसके पसीने से तरबतर शरीर पर एक भयावह चमक बिखेरती हुई। उसकी नजरें मेरी तलाश में थीं और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो मुझे फिर से ठुकरा देगा। पर फिर जैसे उसी शक्ति ने जो हमें यहाँ ले आई थी, उसे आगे बढ़ाया, वो करीब आया, उसका हाथ मेरी कमर की ओर बढ़ा, मुझे अपनी ओर खींच लिया। हमारे होंठ एक ऐसी उग्र भूख के साथ मिले जो हम में से किसी ने कभी अनुभव नहीं की थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के लिए भूखे हैं, त्वचा के हर उस इंच को निगल रहे हैं जिस तक हम पहुंच सकते थे। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूम रहे थे, उन घुमावों को तलाश रहे थे जो उसके सपनों में सताते रहे थे। मेरी अपनी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, उसे करीब खींचते हुए, मानो मैं किसी तरह उसमें विलीन हो सकूं और उस भूख को शांत कर सकूं जो इतने समय से मुझे कुतर रही थी। लिफ्ट जुनून का एक कारागार थी। दीवारें हम पर सिमट रही थीं जब हम एक ऐसी हताशा से चूम रहे थे जो हवा को ही जला सकती थी। उसकी मांसपेशियां मेरी कोमलता के विरुद्ध कठोर और दृढ़ थीं। उसकी सांसें मेरे कान में गर्म और रूखी थीं। हम दो अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढते दो खोए हुए प्राणियों की तरह थे। पर यह काफी नहीं था। मैं और चाहती थी, मुझे और चाहिए था। और मानो वो मेरे विचारों को पढ़ सकता हो। राकेश का हाथ मेरे शरीर पर ऊपर सरक गया, मेरे स्तन को अपनी हथेली में समेट लिया। उसका अंगूठा मेरे ब्लाउज के कपड़े के ऊपर से ही मेरा निप्पल चिढ़ा रहा था। मेरे होठों से एक मुलायम कराह निकल गई और उसकी आंखें कामुकता से और गहरी हो गईं। वो जानता था कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे देने के लिए तैयार था। एक ऐसी तेजी से जिसने मेरी सांसें छीन ली। उसने मुझे उठाकर लिफ्ट के फर्श पर बिठा दिया। ठंडी धातु ने मुझे एक सिहरन दी, हमारे बीच पनप रही गर्मी के विपरीत। उसके मजबूत खुरदुरे हाथ मेरी जांघों पर सरकते हुए ऊपर चले गए, साड़ी को हटाते हुए मेरे लेसी अंतःवस्त्र को उजागर किया। उसने मुझे फिर से चूमा,
उसकी जीभ मेरे मुंह में घुस गई, मेरी जीभ के साथ एक उग्र नृत्य करते हुए जो उस जुनून को दर्शाता था जो अभी होने वाला था। मेरे अपने हाथ व्यस्त थे उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए, मेरी उंगलियों के पोरों के नीचे उसकी त्वचा की गर्मी महसूस करते हुए। उसकी छाती एक तराशे हुए उत्कृष्ट कृति जैसी थी, हर उभार और गहराई उसकी ताकत का प्रमाण। मैंने उसके पेट की मांसपेशियों की रेखा का अनुसरण किया, महसूस किया कि मेरे स्पर्श के नीचे मांसपेशियां कांप रही थीं। वो जीवित हो उठी एक मूर्ति जैसा था, एक देवता जो अपनी बलि लेने उतरा हो। राकेश के चुंबन और जोरदार होते गए, उसके दांत मेरी गर्दन को चीरते हुए मेरे कान की लोलकी को काटने लगे। अनीता, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज इच्छा से भरकर भारी हो गई थी। हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। पर मैं परिणामों की परवाह करने से परे थी। जरूरत बहुत बड़ी थी, बहुत ही अधिक प्रबल। हाँ, हम कर सकते हैं, मैंने बुदबुदाया, उसे लिफ्ट की दीवार से दबाते हुए। मेरे हाथ उसकी बेल्ट के साथ उलझ गए। हमें करना ही होगा। लिफ्ट अचानक वापस जीवित हो उठी, लाइटें जल उठीं। हम लड़खड़ाकर पीछे हटे, हमारी सांसें हाँफ रही थीं। दरवाजे एक सुनसान गलियारे की ओर खुले। हम जिम के फ्लोर पर पहुंच गए थे। ब्रह्मांड ने अपना दांव चल दिया था और वो हमें ठीक वहां ले आया था जहां हमारी इच्छाएं किसी की नजरों के बिना साकार हो सकती थीं। राकेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जिम के अंदर ले गया। हमारे कदमों की आवाज विशाल जगह में गूंज रही थी। पसीने और रबर की गंध हमारे उत्तेजना की खुशबू के साथ मिल गई, जिसने हमारे बीच की आग को और भड़का दिया। वो फ्लोर के बीच में रुका। बास्केटबॉल हूप्स हमारे ऊपर मूक प्रहरियों की तरह मंडरा रहे थे। वो मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखें कामुकता से काली पड़ गईं। तुम पक्की हो? उसने पूछा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। मैंने सिर हिलाया, मेरी नजरें उसकी नजरों से नहीं हटीं। मैंने अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में इतना पक्का नहीं रही। गुर्राते हुए उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, मुझे उस चटाई पर ले जाते हुए जो छात्रों के जिम्नास्टिक अभ्यास के लिए बिछाई गई थी। उसने मुझे धीरे से लिटा दिया। उसकी नजरें मेरी नजरों से कभी नहीं हटीं। उसने अपना समय लिया, मेरी साड़ी की परत दर परत उतारते हुए, मेरी नग्नता को एक अनमोल उपहार की तरह उसके सामने उजागर करते हुए। उसने मुझे फिर से चूमा। उसके हाथों ने एक श्रद्धा के साथ मेरे शरीर को तलाशा, जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। उसकी उंगलियों ने मेरे अंतः वस्त्र पाए और उन्हें हटा दिया। उसका अंगूठा मेरी गीली चमक पर फिरा। जैसे ही उसने मेरे भक्षिष्ण का चक्कर लगाना शुरू किया, उसका स्पर्श हल्का पर बिजली सा था। मैं कराह उठी, मेरे कूल्हे उछल पड़े। मेरा शरीर और मांग रहा था और उसने मुझे दे दिया। उसने एक उंगली मेरे अंदर डाली, फिर दूसरी, मुझे खींचते हुए, आने वाले क्षण के लिए तैयार करते हुए। और फिर वो मेरे ऊपर था, उसकी मांसल देह एक पहाड़ी शेर की तरह मुझ पर मंडराती हुई। उसका लिंग मोटा और कठोर मेरे प्रवेश द्वार पर टिका और मैंने अपनी टांगें उसके चारों ओर लपेट लीं, उसे करीब खींचा। उसने कराहते हुए मुझ में प्रवेश किया, मुझे पूरी तरह से भर दिया, मुझे दर्द और आनंद की कगार तक खींच दिया। हम एक साथ हिले, हमारी देहें दो सांपों की तरह एक जुनूनी नृत्य में उलझी हुई। हर धक्का हमें परमानंद की कगार के करीब ले जाता। हमारे प्रेम की आवाज ने जिम को भर दिया। हमारे सुख के चीत्कार दीवारों से टकराकर वापस हमारे पास लौट आए। ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया में अकेले दो लोग हैं, जुनून के सागर में खोए हुए। जैसे ही चरम नजदीक आया, मैंने अपने नाखून उसकी पीठ में गड़ा दिए। मेरा शरीर उसके इर्द गिर्द सिकुड़ गया। राकेश की हरकतें और बेचैन हो गईं, उसकी सांसें भारी हांफने में बदल गईं जब वो बार बार मुझ पर अधिकार जमाता रहा। और फिर ये आया वो सुख का विस्फोट जो हमारे शरीरों में कंपकंपी पैदा कर गया, हमें दोनों को अपनी चपेट में कांपता हुआ छोड़ गया। हम वहां लेटे रहे, हमारे दिल एक दूसरे की छाती से टकरा रहे थे। हमारे मिलन के उपरांत के झटके अभी भी हमारे भीतर लहरें ले रहे थे। एक पल के लिए हम चुप थे, जो हमने किया था उसके उपरांत में खोए हुए। पर फिर वास्तविकता वापस रिसने लगी। हमारे अपराध का ज्ञान हम पर भारी पड़ रहा था और हम जानते थे कि हमें सावधान रहना होगा। हम दोनों शादीशुदा थे, दोनों के घर पर परिवार हमारा इंतजार कर रहे थे, उस उथल पुथल भरे प्रेम संबंध से बेखबर जिसकी अभी शुरुआत हुई थी। हमने जल्दबाजी में कपड़े पहने, हमारी नजरें एक दूसरे से बचती हुई। अपराध बोध मेरे मुंह में एक कड़वा स्वाद था, पर वास्तविकता अभी भी वही थी, सतह के ठीक नीचे स्पंदित हो रही थी। जैसे ही हम जिम से बाहर निकले, बाहर की दुनिया धुंधली थी। हम इसमें एक साथ फंसे हुए थे, एक जुनून से बंधे हुए जो हम दोनों को बर्बाद कर सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हमारी मुलाकातें और बारंबार होने लगीं। हम जब भी मौका मिलता पल चुरा लेते। हमारा प्रेम एक ऐसा रहस्य था जो हर चुराए गए चुंबन और हर चोरी की नजर के साथ और चमकने लगा। जोखिम केवल रोमांच को बढ़ाता था, खतरा एक मीठा जहर था
जिसका हम विरोध नहीं कर सकते थे। हम झूठ और छल के जटिल जाल में फंस गए, अपने संबंध को हर उस व्यक्ति से छिपाते हुए जिसे हम जानते थे। ये थकाऊ था, पर हम रुक नहीं सकते थे। हर बार जब राकेश की बाहें मुझे घेरती, हर बार जब उसके होंठ मेरे होठों को ढूंढते, ऐसा लगता जैसे मैं जीवन का सार ही सांस ले रही थी। स्कूल हमारा खेल का मैदान था। हमारी गुप्त मुलाकातें खाली कक्षाओं, पुस्तकालय और यहाँ तक कि प्रिंसिपल के कार्यालय में भी होने लगी। हम फिर से किशोर हो गए थे, एक ऐसी भूख से प्रेरित जो शांत नहीं हो सकती थी। पर जैसे जैसे महीने बीतते गए, हमारे रहस्य का बोझ भारी होता गया। हम जानते थे कि किसी के भी हमें खोज निकालने में केवल समय की बात थी। फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी, हमारे सहकर्मियों के बीच जानकारी भरी नजरों का आदान प्रदान, कभी कभी छात्रों की हंसी जब हम गुजरते। हम उधार के समय पर जी रहे थे, एक ज्वालामुखी की कगार पर नाच रहे थे, और हम दोनों आसन्न विस्फोट के बारे में तीव्रता से जागरूक थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ऐसा हुआ। हम स्कूल के डाकरूम में घुस गए थे, एक ऐसी जगह जहां हम सोचते थे कि हम किसी की नजरों से सुरक्षित होंगे। कमरा विकसन रसायनों की हल्की गंध और हमें एक प्रेमी की बाहों की तरह ढक लेने वाले आरामदायक अंधेरे से भरा हुआ था। राकेश ने मुझे दीवार से दबा रखा था। उसके हाथ लगभग दर्दनाक हताशा के साथ मेरे शरीर को तलाश रहे थे। मैं उसकी उत्तेजना को अपने विरुद्ध महसूस कर सकती थी, और मैं जानती थी कि वो नियंत्रण खोने के कगार पर था। हमारे चुंबन और भी उग्र हो गए, हमारी सांसें हवा में मिल रही थीं। मेरे हाथ ने उसकी पैंट की जिप पकड़ी और मैंने उसे नीचे खींचा, उसके लिंग को मुक्त करते हुए। वो कराहा, उसका हाथ मेरी स्कर्ट के नीचे जाते हुए मेरे नितंबों को थामता हुआ, मुझे ऊपर उठाते हुए। मैंने अपनी टांगें उसके चारों ओर लपेट लीं, फिर से उसे अपने अंदर महसूस करने के लिए उत्सुक। पर तभी दरवाजा खुल गया और गलियारे से रोशनी कमरे में भर गई, हम दोनों को अंधा करते हुए। हम जम गए, हमारी आंखें अचानक चमक के आदी हो रही थीं। वहां द्वार पर स्कूल के कठोर प्रधानाचार्य मिस्टर शर्मा खड़े थे। उनकी अभिव्यक्ति सदमे और घृणा का मिश्रण थी। उनकी आंखें सामने के दृश्य पर भय से फैली हुईं। इसका क्या मतलब है? वो गरजे, उनकी आवाज छोटी सी जगह में गूंज गई। राकेश और मैं पीछे हटे, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, पर बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था। मिस्टर शर्मा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरा लेंस का दृश्य मेरे दिल में एक खंजर की तरह चुभा। हम पकड़े गए थे, हमारा रहस्य दुनिया के सामने उजागर हो गया था। राकेश की आंखें डर से फैल गईं और उसने फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मिस्टर शर्मा बहुत तेज थे। इसके बारे में सोचो भी मत, उसने गुर्राते हुए कहा, एक कदम पीछे लेते हुए। तुम दोनों ने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे कभी वापस नहीं पारा जा सकता। यह तुम दोनों के करियर का अंत होगा। उन्हें विस्तार से बताने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों अपने कार्यों के परिणाम जानते थे। कांड हमें बर्बाद कर देगा और हमारे परिवारों की बदनामी मरम्मत से परे होगी। मैं राकेश की आंखों में डर देख सकती थी। जो हमने किया था उसकी वास्तविकता का एहसास उस पर ईंटों के ढेर की तरह गिर रहा था। मैं तुम्हें खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगा, राकेश ने थूका। उसकी आवाज में हताशा थी। इस बात को बाहर आने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। कुछ भी? और तभी कथानक मोड़ आया। वो व्यक्ति जो हमारा विश्वास पात्र, हमारा रक्षक रहा था, जिसने हमेशा हमारा ख्याल रखा था, उसकी एक कीमत थी। उसने मुझसे एक शारीरिक संबंध की मांग की, वीडियो का लाभ उठाते हुए। अगर मैं नहीं मानती तो वो वीडियो स्कूल बोर्ड और मीडिया को जारी कर देगा, हमारी बर्बादी सुनिश्चित करते हुए। कमरा दम घोंटने वाला था, दीवारें हम पर सिमट रही थीं। हवा हमारे डर और पछतावे की दुर्गंध से भारी थी। राकेश ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें विनती कर रही थीं, और मैं जान गई कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं जानती थी कि वो जो बलिदान मांग रहा है उसके लिए, और एक पल के लिए मैंने उस पर विचार किया। पर तभी मेरे भीतर विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठी। मैं इस आदमी के विकृत खेल की मोहरा नहीं बनूंगी। मेरा भी एक परिवार था, एक बेटी जो मेरी ओर देखती थी, जो जीवन के लिए आहत हो जाती अगर उसने कभी वो वीडियो देखा। नहीं, मैंने कहा, मेरी आवाज दृढ़ और अडिग। हम तुम्हें ऐसा हम पर नहीं करने देंगे। मिस्टर शर्मा का अहंकारपूर्ण भाव बिखर गया। उसने मेरे विरोध की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, उसने व्यंग्य किया। अगर तुम नहीं करते तो तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में फिर कभी काम न कर सको। हम पुलिस के पास जाएंगे, मैंने कहा, मेरी आवाज ऊंची होते हुए। हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, और तुम वही हो जो बर्बाद होगा। मिस्टर शर्मा का व्यंग्य एक खींच में बदल गया। क्या तुम सच में सोचती हो कि ये तुम्हारी मदद करेगा?
उसने प्रत्युत्तर दिया। तुम दोनों वयस्क हो जो एक अवैध संबंध में लिप्त हो। तुम सोचते हो वे किस पर विश्वास करेंगे? निर्दोष, मेहनती प्रधानाचार्य या व्यभिचारी शिक्षिका और उसका जिम प्रशिक्षक प्रेमी? चुप्पी कर्णभेदी थी, केवल हमारी भारी सांसों की आवाज से टूटी हुई। राकेश की पकड़ मुझ पर कस गई और मैं उसकी हताशा को अपनी हड्डियों तक में महसूस कर सकती थी। हम अपनी ही रची हुई दुःस्वप्न में फंसे हुए थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें सोचने के लिए कल तक का समय देता हूँ, मिस्टर शर्मा ने कहा, उसकी आवाज कम और धमकी भरी। अगर तुम तब तक मेरे पास नहीं आते तो वीडियो सार्वजनिक कर दी जाएगी। इतना कहकर वो मुड़ा और कमरे से चला गया। दरवाजा एक ऐसी अंतिमता के साथ बंद हुआ जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राकेश और मैं एक दूसरे को देखते रहे। दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर था। हम क्या करें? उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। हम उसे जीतने नहीं दे सकते, मैंने कहा, जितनी बहादुरी से महसूस कर रही थी उससे कहीं अधिक साहसी लगने की कोशिश करते हुए। हम कुछ न कुछ सोचेंगे। पर शब्द खोखले लगे, आने वाले तूफान के खिलाफ एक दयनीय सुरक्षा। बाकी का दिन धुंधला सा था। मैंने अपनी कक्षाएं पढ़ाने का नाटक किया। मेरा दिमाग इस स्थिति से निकलने के रास्तों के विचारों से भरा हुआ था। राकेश और मैं फिर बात नहीं कर पाए, दोनों अपने निजी नरक में खोए हुए। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं करवटें बदलती रही। मिस्टर शर्मा के ललचाए चेहरे और मेरे जीवन के संभावित विनाश की छवियां मेरे दिमाग में अंतहीन लूप में चलती रहीं। मैं जानती थी कि मैं उसकी मांगों के आगे नहीं झुक सकती, पर मैं ये भी जानती थी कि उसे सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकती जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। जैसे जैसे सुबह नजदीक आई, मेरे विचारों की छाया में एक विचार आकार लेने लगा। ये जोखिम भरा था, खतरनाक भी, पर यह काम कर सकता था। अगले दिन मैंने तब तक इंतजार किया जब तक स्कूल लगभग खाली नहीं हो गया। फिर मिस्टर शर्मा के कार्यालय की ओर चल पड़ी। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। यही था हम दोनों को बचाने का मेरा एक मौका। मैंने दरवाजा खटखटाया। भीतर के उथल पुथल के बावजूद मेरी आवाज स्थिर थी। मिस्टर शर्मा, मैंने पुकारा, मुझे आपसे बात करनी है। उसने दरवाजा खोला। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य और प्रत्याशा का मिश्रण थी। अनीता, उसने कहा, उसका लहजा झूठी मित्रता भरा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं अंदर गई। मेरी नजरें उसकी नजरों से नहीं हटीं। मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा है, मैंने शुरू किया, मेरी आवाज मापी हुई और शांत। और मैंने तय किया है कि मैं ये करूंगी। उसके चेहरे पर अहंकार बढ़ गया। उसकी छाती फूल गई जैसे उसने पहले ही जीत लिया हो। अच्छी लड़की, उसने बुदबुदाया, मेरे गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। पर उसके छूने से पहले मैंने उसका हाथ झटक दिया। पर जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं, मैंने थूका। मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो, पर एक शर्त पर। वो क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। तुम वीडियो मिटा दो, मैंने कहा, मेरी आवाज इस बात की तरह। और तुम हमें अकेला छोड़ दो। कोई और धमकियां नहीं, कोई और ब्लैकमेल नहीं। वो हंसा, एक ठंडी निराश हंसी। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर राजी हो जाऊंगा? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज कम और घातक, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम कैसे मुझे परेशान करते रहे हो, कैसे तुमने मुझे मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। और जब वे जांच करेंगे तो उन्हें वीडियो मिल जाएगा और तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा जैसा हमारा होता। उसकी आंखें फैल गईं, रंग उसके चेहरे से उड़ गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी। उसने गलती कर दी थी ये सोचने में कि वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, पर मैंने पलटी मार दी थी। एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में तनाव इतना गाढ़ा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। फिर उसके हाथ में कंपकंपी के साथ उसने फोन बढ़ाया जिस पर समझौतावादी वीडियो था। ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम जीत गई। मैंने फोन लिया। मेरा दिल धड़क रहा था जब मैंने वीडियो मिटाया। सत्ता फिर से मेरे हाथों में थी, पर किस कीमत पर? मैंने इस संक्षिप्त अवैध संबंध के लिए अपनी अखंडता, अपनी शादी और अपना करियर समझौता कर लिया था। और अब मुझे ये सुनिश्चित करना था कि कोई और कभी न जान पाए। राकेश और मैंने तुरंत अपना रिश्ता खत्म करने पर सहमति जताई। हम जानते थे कि हम कभी एक साथ नहीं हो सकते, अपने परिवारों को अकथनीय दर्द पहुंचाए बिना नहीं। ये एक दर्दनाक निर्णय था जिसने हम दोनों को खोखला और खाली छोड़ दिया। स्कूल में जीवन सामान्य हो गया, या जितना सामान्य ऐसी उथल पुथल भरी घटना के बाद हो सकता था। हमारे सहकर्मियों की फुसफुसाहटें और जानकारी भरी नजरें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं और मिस्टर शर्मा की धमकियों की छाया अब हम पर नहीं मंडराती थी।
पर अपराध बोध बना रहा एक स्थिर अनुस्मारक उस रेखा की जिसे हमने पार किया था। हर बार जब मैं अपने पति को देखती, हर बार जब मैं अपनी बेटी को गोद में लेती, मैं जानती थी कि मैं एक झूठ जी रही थी। मैं वही बन गई थी जिससे मैंने अपने छात्रों को बचाने की कसम खाई थी, माइनस एक पाखंडी। दिन महीनों में बदल गए और राकेश के स्पर्श की याद धुंधली होती गई, पर वो हमेशा वहां रही, मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में छिपी हुई एक मरमेद का स्वर जिसे मैं कभी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर एक शाम जब मैं स्कूल से निकल रही थी, मैंने उसे देखा। राकेश अपनी कार के पास खड़ा था। उसकी नजरें मुझ पर थीं जैसे मैं गुजर रही थी। हमारी नजरें मिली और एक पल के लिए दुनिया थम गई। वो जुनून जो कभी हमारे बीच इतनी चमक से जलता था, फिर से भड़क उठा। एक खतरनाक सर्वग्रासी लौ जो हमें एक बार फिर निगलने को तैयार थी। उसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और मैं जान गई कि अगर मैं दूर नहीं हटी तो हम फिर से खो जाएंगे। मेरी सारी इच्छा शक्ति के साथ मैं मुड़ी और चल दी। मेरा दिल हर कदम के साथ तड़प रहा था, पर भाग्य के पास और योजनाएं थीं। एक सप्ताह बाद मेरे पति को एक प्रमोशन की पेशकश की गई, जिसके लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। ये एक नई शुरुआत करने, हमारे संबंध की राख और हमारे जीवन के ढहते मुखौटे को पीछे छोड़ने का मौका था। मैंने राहत और उदासी के मिश्रण के साथ इस बदलाव को स्वीकार किया। जैसे ही हमने अपना सामान पैक किया और अलविदा कहा, मैं राकेश के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? क्या हमें कभी उन पापों के लिए मोक्ष मिल पाएगा जो हमने किए थे? स्कूल के आखिरी दिन जब मैं अपनी कक्षा से आखिरी बार निकलने वाली थी, मुझे दरवाजे के नीचे एक नोट मिला। ये राकेश का था। अनीता, ये पढ़ता था, मैं जानता हूँ हम साथ नहीं हो सकते, पर मैं चाहता हूँ तुम जानो कि तुम सबसे अद्भुत महिला हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। मैं हमेशा उन पलों को संजो कर रखूंगा जो हमारे बीच थे। शायद किसी और जन्म में हमारे पास और कुछ हो सकता था, पर अभी के लिए मुझे तुम्हारे स्पर्श की याद से संतोष करना होगा। अपना ख्याल रखना और शायद, बस शायद, हमारे रास्ते फिर कभी मिल जाएं। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने शब्द पढ़े। ये हमारी कहानी का एक कटु मधुर अंत था, प्रेम और कामुकता की एक ऐसी कथा जो दिल टूटने और पछतावे में समाप्त हुई। मैंने नोट मोड़ा, इसे अपनी जेब में रखा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसे मैं अनजाने में साथ ले जाऊंगी। ये स्थानांतरण एक नई शुरुआत थी और मैंने खुद को अपने नए जीवन में एक ऐसे जोश के साथ झोंक दिया जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। मैं एक बेहतर पत्नी, अधिक समर्पित माँ और भी अधिक जुनूनी शिक्षिका बन गई। मैंने अच्छाई, पवित्रता, मासूमियत पर ध्यान केंद्रित किया और उस अंधेरे को भूलने की कोशिश की जिसने कभी मुझे निगल लिया था। पर जैसे जैसे साल बीतते गए और मेरी बेटी एक सुंदर बुद्धिमान युवती बन गई, मैं उस एहसास को नहीं हिला पाई कि कुछ गायब है, कि मैंने अपने आप का एक हिस्सा छोड़ दिया था जिसे मैं कभी वापस नहीं पा सकती थी।